हेलो स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स की दूसरे सिद्धांत की हम बात करते हैं। अब इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की आर्थिक व्याख्या। इतिहास की इतिहास की आर्थिक व्याख्या। इस पॉइंट को आप समझ लेते हो, इस टॉपिक को समझ लेते हो, तो मैं समझता हूँ तो पूरा कार्ल मार्क्स ही आपको समझ में आ जाएगा। कार्ल मार्क्स इतिहास की इस भौतिकवादी व्याख्या या आर्थिक व्याख्या को समाज के विकास के साथ जोड़ता है। इसका मैं ये पहले मानता है कि पहला जो पहली अवस्था है आदिम साम्यवादी। बात करते हैं। दूसरी जो बात की है वो है दास समाज की बात की है। दास समाज की बात की है। और तीसरी जो बात की है वो सामंतवादी समाज की बात की है। और चौथी है वो पूंजीवादी समाज की बात की है। पूंजीवादी समाज की बात की है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। और 6 नंबर है साम्यवादी समाज। साम्यवादी समाज। अब हम पहले की बात कर लेते हैं। जो आदिम समाज है, जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, उसमें नो क्लास, उसके अंदर नो क्लास, नो प्रॉपर्टी, नो टेंशन, नो कॉन्फ्लिक्ट, नो कॉन्फ्लिक्ट, no contradiction, no story, no exploitation। तो क्या था? जो आदिम समाज था, किताब में सबको लिखा हुआ है
किताब की बात मैं नहीं करूँगा, बता दूंगा। वैसे ये किताब तो आप खुद ही पढ़ सकते हो। जो आदिम साम्यवादी युग था उसमें नो क्लास, समाज में कोई वर्ग भेद नहीं था। बहुत स्पष्ट बात है, समाज में कोई वर्ग भेद नहीं था। नो प्रॉपर्टी, किसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी। सब प्रकृति के गोद में रहते थे, सब प्रकृति के साथ रहते थे, तो किसी को कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। नो टेंशन, समाज में कोई तनाव नहीं था। नो कॉन्फ्लिक्ट, समाज में कोई संघर्ष नहीं था। नो कॉन्ट्रडिक्शन, समाज में कोई अंतर्विरोध नहीं था। नो स्टेट, कोई राज्य की आवश्यकता ही नहीं थी उनको। और नो एक्सप्लॉयटेशन, कोई शोषण नहीं था। तो क्या था? प्लीजर एंड हैप्पीनेस, चारों तरफ खुशहाली और प्रसन्नता हुआ करती थी। चारों तरफ प्रसन्नता और खुशहाली हुआ करती थी। आदिम साम्यवादी युग के अंतर्गत यह मानते हैं। कुछ समय बाद दास समाज आई। दास समाज में क्लास बन गई। दास समाज में 2 क्लास हो गई। 2 क्लास हो गई, एक स्लेव बन गया और एक ओनर बन गया। एक स्लेव हो गया, एक मास्टर हो गया। यहां से उनका एक्सप्लोटेशन चालू हो गया। एक्सप्लॉयटेशन चालू हो गया और कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया। यहां से दास समाज के अंतर्गत समाज में 2 वर्ग बन गए। 2 वर्ग के सामने आए। एक स्लेव वर्ग हो गया, एक मास्टर वर्ग हो गया, एक दास वर्ग बन गया और एक स्वामी वर्ग बन गया। इस तरह समाज में 2 वर्ग चालू हो गए। यहाँ से उसमें शोषण चालू हो गया और उनका एक्सप्लॉयटेशन चालू हो गया और फिर उनमें संघर्ष की स्थिति आ गई, उनमें टेंशन की स्थिति आ गई। उनमें यहाँ पर आकर के 2 क्लास बन गया। इसी तरह सामंतवादी समाज में भी 2 क्लास हो गई। एक फार्मर हो गया, एक लैंडलॉर्ड हो गया। एक फार्मर हो गया और लैंडलॉर्ड हो गया। यहाँ पर भी एक्सप्लॉयटेशन चालू हो गया, टेंशन चालू हो गया और फिर कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया। आगे समाज चला तो वहां भी समाज में 2 वर्ग बन गए। 2 क्लास हो गई। एक फार्मर हो गया, एक लैंडलॉर्ड हो गया, एक किसान हो गया और एक जमींदार हो गया। यहाँ पर भी शोषण होता रहा, यहाँ पर भी टेंशन होता रहा, यहाँ पर भी संघर्ष होता रहा। लेकिन यहाँ पर स्टेट बीच में नहीं आया। दोनों अवस्था में, तीनों अवस्था में नो स्टेट की स्थिति बनी रही, नो स्टेट की स्थिति बनी रही। यहाँ तक राज्य बीच में नहीं आया। औद्योगिक क्रांति के बाद, ऑन द इमर्जेंस ऑफ ज्ञान विज्ञान, औद्योगिक क्रांति के बाद ऑन द इमर्जेंस ऑफ ज्ञान विज्ञान के उदय होने के बाद, साइंस के उदय होने के बाद, तकनीक के उदय होने के बाद, नॉलेज के उदय होने के बाद एक पूंजीवादी समाज की स्थापना होती है। और यहाँ पर पूंजीवादी समाज में 2 वर्ग बनते हैं, 2 क्लास। एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटलिस्ट और एक होता है लेबर क्लास। एक होता है लेबर क्लास। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आ जाती है
यहाँ पर 2 क्लास होता है, यहाँ टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉपर्टी, स्टेट, एक्सप्लॉयटेशन, चालू हो जाता है। पूंजीवादी समाज का विकास होने के बाद, समाज में 2 वर्ग बन जाते हैं। एक पूंजीपति वर्ग बनता है, दूसरा श्रमिक वर्ग बनता है। एक पूंजीपति वर्ग बनता है, दूसरा श्रमिक वर्ग बनता है। उनमें टेंशन आ जाता है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उनमें प्रॉपर्टी आ जाती है, स्टेट आ जाती है और एक्सप्लॉयटेशन आ जाता है। यहाँ पर राज्य पूंजीपतियों को साथ दे रहा है, और यह माना जा रहा है स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर यह माना जा रहा है, स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। राज्य शोषण का यंत्र है, राज्य शोषण का यंत्र है। यहाँ पर ये माना जा रहा है, यहाँ पर राज्य शोषण करने में यहाँ पर राज्य शोषण करने में राज्य का साथ दे रहा है। सर्वभरण का सर्वभरण करने के बाद उस साम्यवादी समाज तो ये पूंजीवादी समाज का विकास होने के साथ ही 2 वर्ग बन गए। एक पूंजीपति वर्ग बन गया, एक श्रमिक वर्ग बन गया। यहाँ पर टेंशन चालू हो गया, कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया, प्रॉपर्टी आ गई, स्टेट आ गया और एक्सप्लॉयटेशन हो गया। यहाँ पर राज्य शोषण करने में पूंजीपतियों को सहायता कर रहा है और इसलिए कहा जाता है स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। राज्य शोषण का यंत्र है। यहाँ पर इसके बाद सारे मजदूरों एक हो जाओ, इस तरह से सर्वभरण का अध्ययन आता है। यहाँ पर स्टेट साथ देता है, स्टेट रहता है। तो यहाँ पर राज्य अब पहले तो पूंजीपतियों को साथ दे रहा था, अब राज्य श्रमिकों को साथ दे रहा है। यहाँ पर इस तरह से वो ये कहता है संपत्ति की छीन नहीं बात, संपत्ति के हरण करने वालों को हरण करो, वो इस तरह की बात ही कहता है। आगे जो अंतिम जो बात आती है, मार्क्स जिसकी जो बात करता है, एक आदर्श स्थिति की जो बात करता है, वो साम्यवादी युग की बात है, साम्यवादी समाज की बात है। और उसका नियम ये है, और साम्यवादी युग के अंतर्गत ये है, समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कमाए और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। अपनी
आवश्यक प्राप्त करें। इस तरह से इसको साम्यवादी युग के अंतर्गत कृतज्ञ माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार कमाई और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करे। समाज के सभी लोग उसी तरह से करते हैं तो समाज में निश्चित रूप से कोई संघर्ष नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा। तनाव नहीं होगा तो राज्य में भी कोई राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, स्टेट की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। मानव विकास को समझने के लिए तुलनात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का ऐतिहासिक विकास लागू करने के लिए मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत के नाम से पुकारा है और कार्ल मार्क्स ने इसे इस सिद्धांत के द्वारा मार्क्स यह दर्शाने का प्रयास करता है सामाजिक विकास कोई सीधी रेखा के समान नहीं है, ना ही उसमें कोई ईश्वर प्रेरक शक्ति है। समाज की प्रगति तुलनात्मक प्रणाली के द्वारा होती है और विकास की प्रक्रिया और उसकी अंतिम दिशा को निर्धारित करने वाले आर्थिक तत्व होते हैं। मार्क्स के शब्दों में इतिहास का निर्धारण अपने अंतिम रूप में आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। मार्क्स ने पूर्व समाज के विकास के इतिहास की व्याख्या करते हुए ये माना है, मार्क्स ऐसे विद्वान इतिहासकारों से सहमत नहीं है जो इतिहास की कुछ घटनाओं और महान व्यक्तियों के कार्यों को पढ़ना मात्र समझा जाता है। मार्क्स के अनुसार मनुष्य सामाजिक स्तर पर जो उत्पादन करते हैं उनमें से एक दूसरे के साथ निश्चित संबंधों में बने रहते हैं। ये संबंध अनिवार्य होते हैं, उनका अपना इन संबंधों पर अपना कोई बस नहीं है। इन उत्पादन संबंधों का स्वरूप उनकी भौतिक उत्पादन शक्तियों के विकास की निश्चित अवस्था के अनुरूप होता है। इस उत्पादन संबंधों के कुल योग से समाज की आर्थिक संरचना अस्तित्व में आती है और वही कानूनी और राजनीतिक अधिरचनाओं सुपरस्ट्रक्चर की असली आधारशिला का काम करती है। भौतिक जीवन की उत्पादन प्रणाली जीवन की सामाजिक और राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के सामान्य प्रकार को निर्धारित करती है। उत्पादन प्रक्रिया में जैसे जैसे परिवर्तन आए वैसे वैसे मनुष्य के सारे सामाजिक संबंध भी बदल गए। जो उत्पादन हाथ की चक्की से होता था तो सामंत अस्तित्व में आए। जब उत्पादन भाप की चक्की से होने लगा तो पूंजीपति उद्योगपति का व्यवहार हुआ। जब भौतिक उत्पादन के अनुरूप सामाजिक संबंध स्थापित हो गए तब इन संबंधों के अनुरूप सिद्धांतों, विचारों, आदर्शों की घोषणा की गई। 1848 में मार्क्स और एंजेल्स ने साम्यवाद घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है, बुजुर्गा वर्ग ने उत्पादन के साधनों में क्रांति लाकर समाज में संपूर्ण स्वरूप को बदल दिया है। इस प्रकार मार्क्स उत्पादन पद्धति को सामाजिक व्यवस्था के आधार पर सिद्ध करते हुए यह परिवर्तन प्रक्रिया का वर्णन करता है जो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक विकास के नए चरणों को जन्म देता है। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक क्रम की प्रत्येक अवस्था में चाहे वो कितनी खराब क्यों ना दिखाई दे, वो अपनी पिछली अवस्था से उत्तम होती है क्योंकि ये विकास की चरम परिणति के अधिक निकट होती है। उत्पादन के साधनों के आधार पर बदलते हुए समाज के इतिहास को मार्क्स ने 6 भागों में विभाजित किया है। आदिम साम्यवादी युग, दास युग, सामंत युग, पूंजीवादी युग और सर्वहारा वर्ग के अधनायक युग और साम्यवादी युग के अंतर्गत माना है। मार्क्स के अनुसार प्रारंभिक अवस्था की ये साम्यवादी अवस्था थी। मनुष्य कंदमूल, फल, शिकार अपने पेट भरता था। शिकार द्वारा पेट भरने की इस स्थिति में सामूहिक जीवन को जन्म दिया। लोग मिलकर शिकार करते थे और मिलकर ही खाते थे। उस समय पूर्ण समानता और पूर्ण स्वतंत्रता थी। ना कोई लुटेरा था, ना कोई शोषक था। उन दिनों परिवार का जन्म नहीं हुआ था। संघर्ष संपूर्ण कबीला ही एक परिवार होता था। इसके बगैर किसी भी रिश्ते से सभी पुरुष स्त्रियों में समानता और समान स्वतंत्रता के आधार पर संबंध हुआ करते थे। आगे चलकर प्रकृति से मनुष्य का अंतर्द्वंद ने औजारों को जन्म दिया। नए नए औजारों का आविष्कार हुआ और मनुष्य ने आग जलाना, जानवर पालना, बर्तन बनाना, पौधे उगाना, अनेक
प्रकार के पहला कदम था। परिणाम स्वरूप एक तरफ तो अलग अलग कबीलों में अलग अलग पैसे होने लगे, दूसरे कबीलों में दूसरे से लड़ाई शुरू हो गई। ऐसे नए नए कामों को पहले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। समाज इस प्रकार सामाजिक कारण में बंटवारे से समाज ही बटा हुआ था। दास युग जैसे कि ऊपर कहा जा सकता है, प्रारंभ अवस्था में सामाजिक व्यवस्था में के पश्चात बदलती हुई दास युग प्रारंभ हुआ। कृषि व्यवस्था के साथ व्यक्तिगत संपत्ति का भी श्रीगणेश हुआ और यहाँ पर भी साथ ही श्रम विभाजन में भी आरंभ हुआ। श्रम विभाजन से परजीवियों को जन्म हुआ। कुछ जबरदस्ती लोग को दास बनाकर शारीरिक श्रम के कार्य उनसे लेने लगे। उनको अपना समय आमोद प्रमोद विद्या कला राजनीति में बिताने लगे। आदिम वर्गहीन समाज और स्वतंत्र नागरिकों के दासों को दो वर्गों में विभाजित हो गया। दास युग के मालिक का दास परिव्यवसायी एक होता था, जैसे मकान जानवर जमीन पर होता है। दास युग में आदमी पशुओं की तरह बिका करते थे और दास की पत्नी और बच्चे भी मालिक की वस्तु कहलाते थे। दास युग में मालिकों की संख्या कम थी, दासों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए मालिकों को डर रहता था कभी दास विद्रोह करके उन्हें नष्ट न कर दें। अतः उन्होंने दासों को शारीरिक श्रम को नियंत्रित करने के लिए राजसत्ता को जन्म दिया। सामंतवादी समाज के अंतर्गत इस युग में दास मालिकों को गुलामी से तो आज़ाद हो गए, लेकिन वो जमीन के गुलाम बन गए। सामंतवादी युग में राजा और उसके सैनिक सामंत भूमि के मालिक होते थे, क्योंकि उनका अधिकांश समय युद्धों में बीता था। अतः उत्पादन का कार्य किसानों द्वारा किया जाता था। किसान दास तो नहीं थे, लेकिन पूर्ण स्वतंत्र भी नहीं थे। उन्हें इस शर्त पर दास की स्थिति से मुक्त किया गया। वे स्वामी की जमीन जोतेंगे और उसके बदले में एक फसल का एक हिस्सा या जमीन का एक टुकड़ा उन्हें दे दिया जाएगा। पूंजीवादी युग में उत्पादन के नए नए साधन, उत्पादन के नए रिश्तों को जन्म दिया और सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवादी युग का आरंभ हुआ। पूंजीवाद को अपने वास्तविक स्वरूप औद्योगिक क्रांति होने का प्राप्त हुआ। वास्तव में औद्योगिक क्रांति उत्पादन प्रणाली में ही एक महान परिवर्तन का नाम है। पूंजीवाद के उत्पादन साधन महंगी मशीनें कारखानों आए थे। सब साधारण ने ना तो ये साधन सुलभ थे और ना ही वो अपने पुराने हस्तकौशल वाले रोजगार को ही चला सकते थे। मजबूर होकर के उन्होंने अपने श्रम को बेचना पड़ता था और इस युग में मजदूर भी अपने अन्य सामान की तरह खरीदे और बेचे जाने लगे। और पूंजीवाद ने दासता को मिटाने की बजाय उसे दूसरे रूप में स्थायी बनाया और वेतन पाने वाला दास बना दिया। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के विकास के मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के मध्य रह करके दोनों परस्पर विरोधी वर्गों से सीधे संघर्ष नहीं होने देता था। पर समय बीतने पर यह मध्यम वर्ग भी सर्वहारा वर्ग की भांति हो गया। पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के पास एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह जाता था। इस युद्ध का अंत तभी होता था जब पूंजीपति वर्ग का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का एक अधिकार हो जाता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद अपने अंदर ही अपने पतन के बीज छिपाए हुए हैं। मार्क्स का कहना था समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो भौतिक स्थितियाँ आवश्यक होती थी वो पूंजीवादी समाज के गर्भ में छिपी रहती थी। पूंजीवाद में अव्यवस्था रहती थी और पूंजीवाद का परिणाम ये हुआ, मांग से अधिक पूर्ति, जरूरत से अधिक उत्पादन, माल का बाजार का माल से पड़ जाना, व्यापारिक संकट, बेरोजगारी, कम रोजगार। इसके पश्चात निजी पूंजी का बोलबाला हो जाता है। यह स्थिति पूंजीवाद की चरम सीमा है और यहाँ पर पूंजीवाद का पतन होने लगता है। पूंजीवाद के पतन के बाद सर्वहारा वर्ग के अधिनायक की स्थापना होती है। पूंजीवादी व्यवस्था सर्वहारा वर्ग के शोषण पर आधारित थी और जब यह शोषण चरम सीमा पर पहुँच जाता है, मजदूरों को अपना अस्तित्व भी खतरे में नजर आता है, तो ये खतरा लाल झंडा उठा करके बगावत कर देता है। पूंजीपति वर्ग और उसके शासन को उखाड़ फेंकता है। शिव क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के फलस्वरूप श्रमिक वर्ग उत्पादन के समस्त साधनों पर अधिकार करके पूंजीवाद का अंत कर देगा और सर्वहारा वर्ग
का अधिनायक तो स्थापित हो जाएगा। इस अवस्था में बहुमत वाले श्रमिक वर्ग द्वारा पूंजीवादी वर्ग के अवशेष तत्वों के विरुद्ध राज्य शक्ति का प्रयोग करके उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। साम्यवादी युग पूंजीवादी तत्वों के संपूर्ण विनाश के बाद इतिहास की अंतिम अवस्था साम्यवादी अवस्था आती है। राज्यविहीन और वर्गविहीन अवस्था आती है। इस अवस्था में एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जहाँ कोई वर्ग नहीं रहेगा, व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा, राज्य का लोप हो जाएगा, व्यक्ति का शोषण नहीं होगा। और यहाँ पर मार्क्स ने साम्यवादी युग के 2 लक्षण बताए हैं। इसका अंतर्गत राज्यविहीन वर्गविहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। अतः इस समाज के अंदर वितरण का जो सिद्धांत होगा, प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करे। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के निष्कर्ष के रूप में यह माना जा सकता है। मार्क्स द्वारा की गई इतिहास की आर्थिक व्याख्या भौतिकवादी व्याख्या के निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इतिहास का अध्ययन मानव समाज के विकास के नियम जानने के लिए किया गया। प्रकृति के विकास के नियमों की तरह ही समाज के विकास के भी कुछ वैज्ञानिक नियम होते हैं। सामाजिक जीवन के परिवर्तन ईश्वर की इच्छा या महापुरुषों के विचार या कारण परिणाम नहीं होते, न ही संयोगवश होता। आर्थिक शक्तियों में परिवर्तन के कारण होते हैं। किसी राष्ट्र समाज के विकास की प्रक्रिया में आर्थिक तत्व वस्तुओं का उत्पादन विनिमय वितरण प्रणाली की भूमिका सबसे प्रधान होती है। प्रत्येक युग की समस्त सामाजिक व्यवस्था पर उसी वर्ग का आधिपत्य होता है जिसे उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है। जब उत्पादन शक्तियों में परिवर्तन होता है तो उत्पादन संबंधों में भी परिवर्तन आ जाता है। वर्ग संघर्ष सामाजिक विकास की कुंजी है और दास युग से लेकर सर्वहारा वर्ग के अंत तक संघर्ष ने सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने का कार्य किया। लेकिन साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना वर्गविहीन समाज की स्थापना होगी। वर्ग संघर्ष की वह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। उत्पादन साधनों और आर्थिक व्यवस्था के आधार पर आर्थिक अवस्था के आधार पर समाज के इतिहास को 5 मुख्य युगों में बांटा गया है। और इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से मार्क्स पूंजीवाद अंत और साम्यवाद के अवलोकन की अनिवार्यता को व्यक्त करता है। तो स्टूडेंट, आज हमने कार्ल मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी की और जो इस व्याख्या को अच्छी तरह पढ़ लेगा और उसको कार्ल मार्क्स पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है।